3.1 के सारे सवाल हमने हल कर लिए थे। अगर कोई सवाल रह गया हो या आपसे नहीं बन रहा हो तो बता दीजिएगा, दोबारा कर लेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी, और वो है समीकरण। समीकरण से आप समझिए अभी चल रहा है दो तरह के रैखिक समीकरण, तो समीकरण के हल, इसको हल करने की दो विधियां हैं। एक है प्रतिस्थापन, और दूसरी है विलोपन। हमको दोनों सीखनी पड़ेंगी, पेपर में दोनों आ जाती कभी कभार। दोनों से मतलब ये है कि वो सवाल में लिख देता है या तो प्रतिस्थापन से, मतलब सॉरी, फिर प्रतिस्थापन से ही हल करिए, या बोलेगा विलोपन से ही हल करिए, तो आपको जो विधि लिखी हुई है उससे ही हल करना रहेगा। और अगर वो ये बोलता है कि आप इन समीकरण को हल करिए, तो आपको जो विधि सरल लगती है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इनको सीखने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन पर। पहली विधि हम सीखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। हमारे सामने दो समीकरण होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमारी मर्जी है समीकरण नंबर इसको 1 माना और इसको 2। हमारी मर्जी है कि समीकरण 1 को लेकर हम हल करना शुरू करें, हमारी मर्जी है समीकरण 2 को लेकर के। जो आपको अच्छी लगे समीकरण उसको करते हैं। कोशिश हम ये करते हैं जिस समीकरण में x का गुणांक ना हो, है ना, x के साथ कुछ भी ना लिखा हो, हम उस समीकरण को लेके हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सरल पड़ती है बाकी, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि इसका मेन है क्या, हल करना कैसे है, कि कोई भी समीकरण लेके हम हल कर सकें। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक समीकरण उठाते हैं, माना हमने उठा लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अभी तक हमने जो सवाल हल किए थे, रेखाओं के प्रकार निकाले थे, हल ज्ञात किए थे, वहां हमारा मेन था कि जो c1 है, c1 की ऐसी पूरी समीकरण इसी फॉर्म में होनी चाहिए। यही तो करते थे। कभी कभार c1 को उधर देता था, या c वाला मान है, पहली समीकरण इसलिए c1 बोल रहे हैं, ये c वाला जो मान है बराबर की उस तरफ देता था, तो हम इसको पक्षांतर करके लाते थे। यही तो करते थे। अभी जब आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे तो कुछ सवालों में c1 उधर देगा, कुछ सवालों में c1 उधर देगा, हमको सोचना नहीं, इधर लाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखेंगे कि जब प्रतिस्थापन का यूज कर रहे हैं फालतू में स्टेप बढ़ाने की हमको जरूरत नहीं है, कि अगर इस फॉर्म में समीकरण ना हो तो भी हम पहले c1 को इधर लाएं फिर शुरू हो जाए, कोई जरूरत नहीं है। अगर c1 उधर है तो और अच्छी बात है, और नहीं है अगर पूरा समीकरण इस फॉर्म में तो ठीक है। बेसिकली हम करेंगे क्या कि इन दोनों पदों को, x के पद को छोड़ करके बाकी के दोनों पदों को उधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे आप पक्षांतर करने वाले हैं तो बनेगा a1x बराबर माइनस b1y और माइनस c1, यही तो बनेगा। अगर माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे। c1 यहाँ पहले से होता, अगर बराबर के इस तरफ समीकरण ऐसी होती 4x प्लस 2y बराबर 6, तो c वाला मान पहले इस तरफ है, तो सिर्फ इसको पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो x का गुणांक है इसका भाग लगाएंगे, x बराबर माइनस b1y माइनस c1 बटे a1, और इसको हम देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, एक समीकरण उठाई, जो हमारी मर्जी से हमने वो समीकरण को यूज किया, उससे हमने x वाले पद को छोड़ करके बाकी सारा पद बराबर को उस तरफ पक्षांतर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद x का गुणांक था a1, उसका भाग लगा दिया। आपको ये सब पता ही होगा, a1 b1 c1 क्या है, संख्या होती है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 3 का जो x आया है, इस समीकरण 3 का जो x आया है उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लेकिन यहाँ भी बाउंडेशन नहीं है, ध्यान रखना है। जिस समीकरण का यूज हमने पहले कर लिया उसके अलावा रखेंगे। हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 का यूज किया था, तो अब x का मान 2 में रखेंगे। अगर यहाँ समीकरण नंबर 2 का यूज करते तो x का मान 1 में रखते,
ये ध्यान देना है, ठीक है। तो x का मान कहां रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जैसी करेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 अपनी जगह, x का मान है माइनस b1y माइनस c1 बटे a1 प्लस b2y प्लस c2 बराबर। हम आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि a1 b1 c1 को हल करते जाएंगे, हौसपच हो जाएगा आपका दिमाग भी हौसपच है कि हो क्या रहा है। फाइनली होगा क्या, देखो a2 है ना, b1 c1 a1 b2 c2 सारी संख्याएं हैं, और इसमें क्या है, एक y और है। तो संख्याएं और y आपके साथ हैं, आप यहाँ पे सीधा सीधा हल करोगे तो आपको इस समीकरण से y का मान मिल जाना है। थोड़ा छोटा कर दो, दिख रहा है ना, विजुअल है। तो यानी इस समीकरण को हम हल करेंगे फर्दर, तो y बराबर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू किस तरह नीचे स्टार्ट होती है, चलो y की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वो y का मान आपका एक उत्तर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें x और y में समीकरण थी ना, तो हमें y का उत्तर मिल चुका है। अब जो ये y का मान निकलेगा, इस y के मान को आप 1 2 3 किसी में भी रखो, ज्यादातर हम कहां रखते हैं, 3 में। तब यहां y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो अब यहां देखो समीकरण 3 आप देख पा रहे हो, यहां सिर्फ x है, b1 c1 a1 संख्याएं और y की जगह पे एक संख्या ही आ जाएगी। तो यानी कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x का मान। ये थ्योरी टाइप है, थोड़ा प्रॉपर हम जब सवाल करेंगे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि हमको एक समीकरण पहले ले दी है, उस समीकरण के x के पद को छोड़ करके बाकी सारे पद बराबर उत्तर पक्षांतर कर देने हैं, x से गुणांक का भाग लगा देना है, वो समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। उसको जिस समीकरण का यूज किया था उसके अलावा दूसरे समीकरण में प्रयोग कर देना है, वहां से y का मान मिलेगा, और उस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है, चलेगा। ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। हम प्रतिस्थापन विधि पहले सीखेंगे, अवलोकन बाद में करेंगे। तो एक सवाल ले लेते हैं हम, आपकी प्रश्नावली से ही हम शुरू करते हैं, कोई और सवाल लेने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे सवाल नंबर हम लेते हैं पहला ही, चलो पहला भी छोड़ते, पहला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा और सरल रहेगा। हम लेते हैं सवाल नंबर 2। क्या लिया, सवाल नंबर 2 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या है, x माइनस टी सॉरी s माइनस टी बराबर 3 और क्या है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, ठीक है। तो हालांकि जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो हम इसको भी नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, ये समीकरण है ना, इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, लेकिन इस सवाल में हमें जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारे पास एक साधारण समीकरण लिखी हुई है s माइनस टी बराबर 3, हम इसका यूज करके प्रश्न हल करना शुरू करेंगे, और ये जो नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है ना, ये हम सवाल नंबर 6 में देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण बना, यहाँ हल शुरू हो गया आपका, ठीक है, यही हल है आपका। सवाल लिखा, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, s और t x और y की जगह पे हैं, ये चर हैं, याद रखना, ये संख्याएं नहीं है। तो हमने क्या बोला है कि एक पद को छोड़कर के बाकी से उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमने ये किया पक्षांतर, क्या किया, जैसे पक्षांतर करेंगे हमें मान मिलना है s बराबर 3 प्लस t, ये समीकरण नंबर 3 होगी, ठीक है। अब चूंकि हमने ये मान निकाला कहां से, समीकरण नंबर 1 से, तो s का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो
एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी क्या है, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। एस का मान क्या है, 3 प्लस टी बटे 3, टी बटे 2 बराबर 6। क्या पद था हमारा, 3 प्लस टी बटे 3, टी बटे 2 बराबर 6। हमें एलसीएम लेने वाले हैं। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब एलसीएम तो नहीं चुकाना है, पहला पार्ट हमारा एलसीएम ही था, है ना। यहां भिन्न करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक काम करो एलसीएम ले लो, है ना, और फिर एलसीएम में इन पदों का भाग देके ऊपर गुणा करो, या फिर एक तरीका और है कि जैसे x बटे 2 y बटे 3 लिखा हुआ है, इन दोनों का गुणा करके तो नीचे लिख दो, इस 3 का गुणा यहां कर दो और इस 2 का गुणा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना तो एलसीएम लेना पड़ेगा और ना भाग देना पड़ेगा। सीधी सी है कि नीचे दोनों गुणा करके नीचे लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। और एलसीएम वाला देखो कैसे होना है कि अब 3 का भाग कहां दोगे, 6 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 3 प्लस 3 में, प्लस 2 का भाग 6 में दोगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 3 में, ठीक है। हम यहीं पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साथ में गुणा करके चलते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 का गुणा ऊपर वाले पद में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। और साथ में यहाँ 2 का गुणा अंदर कर दीजिए, 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 6, और 2 का गुणा 3 में 2t, 3t आपके पास पहले से, चलो लिख ही देते क्या जाता है, 6/1। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस 5t बराबर 36 ये होने वाला है। इसको हम पक्षांतर करेंगे फिर यहाँ, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5, तो t बराबर क्या आना है, 6। ये हमें मिल गया एक मान, जैसे वहां y का मिल रहा था तो हमें क्या मान मिल गया है, t का। अब इसका मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो यहां लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारी क्या थी, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 9। ये आपका समीकरण हल हो गया। उत्तर आप लिखोगे s बराबर 9 और t बराबर 6, ये आपके आंसर हो गए। समझ में आया, एक सवाल और कराएंगे, अच्छे से आ जाएगा। अब हम चलते हैं किसी नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सा करा दें, तीसरा। वो आपको सारी कठिन लगेंगे ना, कि उन्होंने ऐसे करके दे दिए, सब में कुछ ना कुछ चेंज करना है। तो पहला तो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, ये याद रखना। चलो अभी हम चलते सवाल, तीसरा भी आपको होमवर्क ही देंगे, हम चौथा करवाने जा रहे हैं, ठीक है। 4, क्वेश्चन नंबर 1। याद रखना कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पर इनके आंसर्स भी नहीं निकलेंगे या सेम निकलेंगे, है ना। वो हम कंडीशन बता देंगे, शायद इसी सवाल में ऐसा होना है या तीसरे में, किसी में कैसा होगा कि प्रॉपर हल नहीं हो पाएगा, बाद में बात करेंगे। चलो अब हम चौथे पे आते हैं। तो हमारा सवाल है, पॉइंट 2 x पॉइंट 3 y 3, हाँ
ये ध्यान रखना, मेरे थोड़े पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए हैं। ये दशमलव पॉइंट लगता है ना, वो बिल्कुल नीचे लगता है ना। मैं भी सही कर दूं अपने, क्योंकि अगर आप इनको बीच में या ऊपर लगाओगे तो ये गुणा माना जाता है। अंतर साफ देखो, 2.2 ये दशमलव है और ये गुणा है, याद रखना। ये 2.2 है और ये क्या है, गुणा है। ठीक है, हालांकि इस गुणा का यूज अपन 10वीं में कम ही करते हैं, नहीं आता है यूज, लेकिन फिर भी कहीं लिखा होगा। तो अगर पॉइंट ये बीचों बीच में है तो गुणा आएगा, और नीचे है तो दशमलव आएगा। ठीक है, हमारे ये सवाल है। देखो, पूरे सवाल में हर पद में एक अंक के बाद दशमलव है, राइट। तो मैं दशमलव को हटा सकते हैं आसानी से। कैसे? दोनों तरफ 10 का गुणा करके। ठीक है, हमें वहां से अभी हमारा प्रश्न के बाद अभी क्या शुरू हो गया, हमारा हल यहीं से। ठीक है, तो दोबारा प्रश्न नहीं लिखने वाला, ये आपका हल शुरू हो गया। सवाल लिखा हमने पहले, अब हम लिखेंगे दोनों समीकरण के, ठीक है, दोनों पक्षों में, दोनों समीकरण से मतलब जो आपकी समीकरण लिखी हुई है, दोनों पक्षों का मतलब बराबर के इस तरफ एक पक्ष होता है, बराबर के उस तरफ दूसरा पक्ष होता है। 10 का गुणा करने पर, जैसे हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 गुणा 10, ये होगा। पहले एक को हल कर लेते हैं। अब 10 का गुणा यहां करोगे आप 0.2 में, तो सीधी सी बात है, एक अंक के बाद दशमलव है, इधर एक शून्य है, दशमलव खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 13। ठीक है, समीकरण नंबर 1 यहां दे दो। अब उसको लेते हैं, 10 का गुणा करेंगे 0.4x 0.5 बाई 2.3 इंटू 10, ये बनना है 4x 5 बाई 23। समीकरण नंबर, अगर 2 अंक के पहले दशमलव होता तो हम 100 का गुणा कर देते। ये अब हमारा सवाल बना है जहां से हमको हल करना है। ठीक है, तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। हमारा सवाल बन गया है क्या, 2x धन 3 बाई बराबर 13, और फिर बन गया है 4x धन 5 बाई बराबर 23। ये हमारी समीकरण नंबर 1 और ये हमारी समीकरण नंबर 2। इनको इनकी यथास्थान पहुंचा देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसी है, तो हम कोई भी समीकरण को लेके हल करने वाले हैं, तो हम समीकरण नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1, 2x धन 3 बाई बराबर 13। देखो सी वाला मान उस तरफ है, यहां लाने की हमने कोशिश भी करी, जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको पक्षांतर कर देंगे। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर यहां बोलते प्रतिस्थापित करने पर, इसीलिए इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। आप x से कुछ मान रखे ना, प्रतिस्थापित कर रहा ना उसकी जगह, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, 4x प्लस 5y बराबर 23। मान रखेंगे 4 अपनी जगह, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। 4 का अंदर होगा, सीधी सी बात है। अंश में हो जाएगा बटे 2 प्लस 5y बराबर
लेकिन इस 2 से 4 कट सकता है कितनी बार? 2 बार। हमारा अगला पद बनने वाला है 2 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर, अब इस 2 का गुणा अंदर करेंगे, ये 26 6y प्लस 5y बराबर 23, 26 माइनस y बराबर 23। अब यहां हम 2 पक्षांतर करेंगे एक साथ। यहां करने के 2 तरीके, या तो आप जो हम करते आ रहे हैं कि 26 माइनस वाई बराबर, मैं आपको वीडियो देखने के लिए इसीलिए और बोलता हूँ कि ये चीजें जो साइड की है ना, ये दिमाग से निकल जाएंगे क्लास के बाद। यहाँ आपको पता रहेगा कि हमने क्या किया है। एक तो अपन हमेशा यही करते हैं, तो माइनस वाई बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस वाई बराबर -3, तो वाई बराबर 3। ठीक है, एक हम यहाँ काम करने वाले हैं, वाई को उधर पक्षांतर करेंगे और 23 को इधर करेंगे एक साथ। नॉर्मल तरीका तो है जो हम करते आ रहे थे हमेशा। या हम क्या करेंगे, बाई को उधर करेंगे और 23 को इधर। जब यहां करने वाले देखो क्या होगा, लिख दो। वैसे मेरे ख्याल से जहां भी पक्षांतर होगा लिख दिया अगर भी अच्छा रहेगा, पक्षांतर करने का। तो ये 26 अपनी जगह है, 23 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और बाई माइनस का है, प्लस का उधर जाके हो जाएगा। तो यहां आ गया 3 बराबर बाई, बाई बराबर 3, दोनों एक साथ प्लस हो गए। वहां हमें माइनस को काटना पड़ा है और यहां दोनों एक साथ प्लस हो गए। अब बाई का मान मिल गया है, तो बाई का मान हम कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में। रखने पर हमारी समीकरण नंबर 3 क्या थी, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 13 अपनी जगह, 3 गुणा 3 बटे 2, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और प्रॉपर दिखेगा। तो x बराबर 13 माइनस 9 बटे 2, यानी कि x बराबर क्या होने वाला है, 4 बटे 2। क्या होने वाला है, 4 बटे 2। और ये कट जाएंगे तो हमें x का मान क्या मिल जाएगा, x बराबर, ये हमारा उत्तर हो गया। x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसमें बताने कुछ भी नहीं है, बस सवाल है थोड़ा इधर उधर घुमाना, हमको हल करना है। अब बात ये आती है कि ये सवाल 3 या 4 नंबर में आता है, काफी टाइम से 4 में आ रहा है, तो आप 4 नंबर का सवाल करते करते यहां तक आते हो, बाई द चांस गलत हो गया तो आपका टाइम भी गया, क्योंकि आपको तो नहीं पता अभी गलत है या सही है, आपने तो पेपर कॉपी में करके और छोड़ आए। इसको जांचने का भी तरीका होता है कि आपका जो उत्तर निकला है वो सही है या नहीं। कॉपी पे जहां हल करो वहां ना करके रफ्तार में ये चीज जरूर करना कि इसको जांच लेना कि ये आपका सवाल सही किया है आपने या नहीं किया है। उत्तर क्या निकले थे, x बराबर 2 और y बराबर 3। हम किसी भी एक समीकरण को लेंगे, ठीक है, तो हमारी समीकरण एक थी 2x 3y बराबर 13, ये थी ना। अब इस समीकरण में इन दोनों मानों को पुट कर देंगे, x की जगह 2, y की जगह 3 बराबर 13, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 13। अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ गई तो आपने सवाल सही हल किया। अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो आपका सवाल गलत है। एक चीज और ध्यान रखना, समीकरण आपको इस फॉर्म में भी मिल सकती है, 2x धन 3y माइनस 13 बराबर 0, ये मिल सकती है ना। तो इस जब फॉर्म में आपके पास आएगी तब यहां दोनों तरफ 0 हो जाना है,
देखो 4 + 9 - 13 बराबर 0, तो 13 - 13 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। यानी कि या तो अगर पूरी समीकरण दिया ax + by + c, तो 0 बराबर 0 आना है, और c उधर दिया है तो उन्हें मान रख के उस मान के बराबर मान आ जाना है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आपने सवाल किया वो सही है, और अगर इसमें मिस्टेक है, दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है, तो आपका सवाल गलत है, आपको सवाल दोबारा चेक करने की जरूरत है। 4 नंबर का सवाल आता है, चेक जरूर करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको जो मैंने होमवर्क दिए हैं उनके बाद आप जांच भी करके लाएंगे आपके उत्तर सही है या नहीं, वो मैं चेक करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल देखेंगे।